गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम। ठीक है, हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है जिसे हम जे या एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एक लीनियर मोमेंटम की तरह ही एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है, यानी संरक्षित रहती है। कब? जब हमारा क्या होगा, टॉर्क जो है, यानी जो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क है, अगर वो एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, तो क्या रहेगा, कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार लीनियर मोशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि लीनियर मोशन में क्या होगा, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है, दाएं बल जो होगा, एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो जीरो है तो क्या होगा, या वो एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में हमारा लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। उसी प्रकार रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होगा, अगर टॉर्क एब्सेंट है, टॉर्क अनुपस्थित होगा, तो वहां पर क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार हमारे पास में क्या होता है कि कोई लीनियर मोशन हो रहा है, ठीक है, लीनियर मोशन हो रहा है और इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम है, P इक्वल टू mv, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास है और उसके पास में वेलोसिटी है। ठीक है, मास और वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की होगी तो हम कह सकते हैं कि उसके पास में क्या है, मोमेंटम है, संवेग है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसका मोमेंटम अगर हमें परिवर्तित करना है, चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होगा, अगर रोटेशनल मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम को चेंज करना होगा तो वहां पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, टॉर्क को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा टॉर्क जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, बल आघूर्ण या टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू अपने पास में होता है टो इक्वल टू डीजे अपॉन dt। ठीक है, तो डीजे अपॉन dt इक्वल टू होगा r क्रॉस f। ठीक है, और यदि बल आघूर्ण जो है वो जीरो हुआ, ठीक है, टॉर्क अगर क्या होगा, जीरो होगा, यदि टो इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, डीजे अपॉन dt इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी मोमेंटम में जो चेंज होने की रेट है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अगर ये जीरो है अपने पास में तो j इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। j इक्वल टू कांस्टेंट होने का मतलब है कि j क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि हमारा जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो क्या हो, जीरो हो, एब्सेंट हो, तो क्या होगा कि जो ये एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और इसे क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम का संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा कि यदि, अतः यदि किसी कण पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण या फिर हम कह सकते हैं कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कण का जो कोणीय संवेग है वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित है तो कण का कोणीय संवेग
संरक्षित रहता है। ठीक है, क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने बात की सिर्फ एक पार्टिकल के लिए। यदि हम बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी कण तंत्र का, ठीक है, तो कण तंत्र के लिए हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n RI क्रॉस FI। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने डेरिवेशन किया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, कण तंत्र के लिए, वैसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो इक्वल टू समेशन ऑफ RI क्रॉस FI इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसको लिख ले। ठीक है, ये हमारा जो टॉर्क है वो टॉर्क एक्सटर्नल है। अब हम लिखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि कण तंत्र का बल आघूर्ण टॉर्क तो बाय है, तो बाय क्या है अपना एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल है, तो यहाँ पर हमने टो एक्सटर्नल क्यों लिया, क्योंकि जब हमने जो हमारी प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, इसका डेरिवेशन सोल्व किया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, एंगुलर मोमेंटम, और हमने टॉर्क को डिराइव किया था। तो वहां से हमने देखा था कि जो हमारा टॉर्क आएगा वो ओनली क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल की वजह से आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल्स का म्यूचुअल इंटरेक्शन या फिर हम कहें जो उनका अन्योन्य प्रतिक्रियात्मक बल जो था वो क्या हो रहा था, एफ आई जे इक्वल टू 0 था। ठीक है, एफ आई जे इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि ये वाला जो फोर्स है एफ आई जे वो क्या होगा, एक लाइन के अलोंग होगा। जिस तरह से मान लो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको उनके बीच एक लाइन के अलोंग क्या होगा, ये फोर्स होगा, और क्या हो जाएगा, अपोजिट और इक्वल होगा, जिसकी वजह से जैसे मान लो ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, ये अगर सेकंड पार्टिकल है, तो क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट के ऊपर इस 2 के कारण लगने वाला फोर्स और 2 के ऊपर फर्स्ट के कारण लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। इस प्रकार सभी के लिए ये क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो टॉर्क आएगा वो किसकी वजह से आया, एफ एक्सटर्नल की वजह से, बाय बल की वजह से। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आने के कारण हम क्या लेंगे, टॉर्क को टॉर्क एक्सटर्नल लेंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू डीजे अपॉन dt, इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 to n d अपॉन dt समीशन ऑफ जे आई। ठीक है, समीशन ऑफ जे आई इसको हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n आर आई क्रॉस एफ आई। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब यदि जो हमारा टोटल बलाघूर्ण है या हम कहें टोटल जो हमारा टॉर्क है वो क्या होगा, अगर 0 होगा। ठीक है, यानी यदि जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उस पर कार्य करने वाला
टो एक्सटर्नल 0 हुआ तो क्या होगा, डी अपॉन डी टी समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n जे आई इक्वल टू 0, ठीक है। और डी अपॉन डी टी आई इक्वल टू 1 to n जे आई इक्वल टू 0 अगर हुआ तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ जे आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्योंकि चेंज अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत होगा। ठीक है। और समीशन ऑफ जे आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होने का मतलब है अतः J1 प्लस J2 प्लस J3 इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, नियत होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी कण तंत्र पर लगने वाला जो हमारा बाह्य बल आघूर्ण है, टॉर्क है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर लगने वाला, यदि वो 0 हुआ तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यदि किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, यदि किसी कण तंत्र पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, बाह्य बल आघूर्ण, एक्सटर्नल टॉर्क बाह्य बल आघूर्ण शून्य है तो कण तंत्र का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, कण तंत्र का कुल कोणीय संवेग क्या होगा, नियत होगा, ठीक है। यह कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, इसको यहां तक लिखें। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। अब हमारे पास में क्या है कि जो हमने टॉर्क एक्सटर्नल, ये अपना क्या आया था, 0, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो एजम्पशन माने हैं, यानी हमारा जो कोणीय संवेग संरक्षण का जो नियम है वहां पर क्या होगा कि एक तो ये कंडीशन रहेगी कि यहाँ पर ये जो फोर्स है वो ओनली क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। क्योंकि जो प्रतिक्रियात्मक बल था वो क्या था, उन पार्टिकल्स को जोड़ने वाली जो लाइन थी उसके अलोंग था, ठीक है। उसके अलोंग होने की वजह से क्या होगा, जो सारे फोर्स होंगे यानी एक दूसरे पर लगने वाले जो भी हमारे प्रतिक्रियात्मक बल होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और दूसरा हमारे पास में क्या रहेगा, जो इंटरनल फोर्सेज हैं, ठीक है, सारे जो आंतरिक बल हैं वो क्या हो गए, 0 हो गए। तो यहाँ से टोटल फोर्स जो हुआ आंतरिक यानी इंटरनल फोर्स जो है वो 0 है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जैसे मान लो इस प्रकार है, कोई भी हमारा सिस्टम है, तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अगर किसी एक कॉर्नर में हम माने कि किसी एक जगह पर अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरी जगह पर क्या हो जाएगा, उसके बराबर और विपरीत एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा, जिसकी वजह से टोटल चेंज हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो इंटरनल फोर्सेज की वजह से अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ भी रहा है तो क्या रहेगा, वो 0 होगा, ठीक है। यानी हमारा जो टॉर्क है वो क्या रहेगा, ओनली एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल टॉर्क अगर एब्सेंट है, अनुपस्थित हुआ, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग
ठीक है, एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, उसके क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ उदाहरण कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग हमारी इस प्रकार है, एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में लॉ ऑफ भी आ जाएगा, जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं कि भारी नाभिक द्वारा आवेशित कण का प्रकीर्णन। ठीक है, भारी नाभिक द्वारा आवेशित कण का प्रकीर्णन। ठीक है, हेवी न्यूक्लियस के द्वारा किसी चार्ज पार्टिकल का स्कैटरिंग। ठीक है, यानी कि जो हमारा हेवी न्यूक्लियस है उससे क्या होगा कि कोई चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, स्केटर्ड हो रहा है। ठीक है, स्केटर हो रहा है वहां से, तो हम इसको लिख सकते हैं स्केटरिंग ऑफ ए चार्ज पार्टिकल बाय हेवी न्यूक्लियस। ठीक है, जहां पर हम चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन या अल्फा कण ले सकते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा हमारे पास में, या तो हम क्या ले लेंगे, प्रोटॉन को, प्रोटॉन या अल्फा कण को। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ गया कि हम क्या निकाल रहे हैं, भारी नाभिक द्वारा आवेशित कण का प्रकीर्णन। और हमने जो चार्ज पार्टिकल्स लिए हैं वो हमारे क्या है, प्रोटॉन या अल्फा कण, यानी क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, यानी इनका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और जो हमारा न्यूक्लियस है उसका चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव है, और जो हमने चार्ज पार्टिकल लिया है वो भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को, यानी ये जो इनके बीच में फोर्स होगा वो कौन सा होगा, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल, यानी रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये एक दूसरे को दूर करेंगे। तो यहाँ पर हम जो न्यूक्लियस ले रहे हैं वो हमने हैवी न्यूक्लियस लिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, स्केटर्ड हो जाएगा। और स्केटर्ड होकर के क्या होगा, जिस इनिशियल पाथ से वो आ रहा था उससे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं कि एक हम न्यूक्लियस लेते हैं और चार्ज पार्टिकल लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है कोई एन है। ठीक है, और इसका टोटल चार्ज क्या होगा, जेड ई हो जाएगा। ठीक है, जहां पर जेड क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और हम मानते हैं कि किसी अनंत दूरी से, ठीक है, कहीं दूरी से क्या आ रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल का पाथ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट है। ये क्या होगा, जैसे जैसे इसके पास आएगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आएगा क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा।
उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, इसका पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका पाथ इस प्रकार क्या हो रहा है, चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां से अपन देख सकते हैं कि जो पार्टिकल का पाथ था वो एक स्ट्रेट लाइन में था, और धीरे धीरे क्या हो गया, पार्टिकल का पाथ जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, पार्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ से स्केटर्ड हो जाएगा, इस तरह से उसका पाथ चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और इससे हमारा जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से स्केटर्ड हो गया। तो यहाँ पर जो पार्टिकल था, यानी जो हमारा न्यूक्लियस है, और ये पार्टिकल जो है वो किसी इनिशियल वेलोसिटी से इसकी ओर आ रहा है। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल इसके पास आएगा, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इसका जो पाथ है, या हम कहें इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, वो क्या हो जाएगी, हाइपरबोलिक हो जाएगी, अति परवलय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हुआ कि हमारे पास में क्या है, कोई नाभिक है जेड, जिसका जेड ई क्या है, जिसका कोई आवेश है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि माना एन कोई नाभिक है। ठीक है, तथा जेड ई उसका क्या है, आवेश है। ठीक है, जेड ई क्या होगा, उसका चार्ज होगा। अब नाभिक भी पॉजिटिवली चार्ज है, और जो हमारा पार्टिकल आ रहा है उसका चार्ज भी क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि माना क्यू आवेश का कोई धनावेशित कण, ठीक है, क्यू चार्ज का हमारे पास में क्या है, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, आवेश का कोई धनावेशित कण नाभिक की ओर आता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि न्यूक्लियस और इसके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कि नाभिक तथा आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण ठीक है, रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या होगा, बल के कारण आवेशित कण परिकिरणित हो जाएगा तथा उसका प्रपथ, यानी उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो क्या होगी, हाइपरबोलिक होगी, अति परवलयिक होगी, तथा उसका प्रपथ
अति परवलयिक ठीक है, तो यहां तक लिख लें एक बार ये। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक से बना लें। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, पार्टिकल का जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसका इनिशियल पाथ है, और वो इनिशियल पाथ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से स्केटर्ड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो इस न्यूक्लियस की ओर आ रहा है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, रिपल्सिव फोर्स, तो क्या होता, उसका पाथ क्या होता, ये वाली स्ट्रेट लाइन होता। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये पार्टिकल वापस मुड़ गया। ठीक है, और इसका जो पथ है, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो क्या हो गई, हाइपरबोलिक हो गई। तो हम देख सकते हैं कि जब पार्टिकल इससे मुड़ रहा है, यानी कितनी डिस्टेंस के बाद में ये वापस चला गया, स्केटर्ड हो गया, जितनी डिस्टेंस तक ये पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं, निकटतम पहुंच की दूरी, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस कहते हैं। यानी ये इतने पास इसके पहुंचेगा और उसके बाद में ये स्केटर्ड हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हो गया, और उस निकटतम दूरी तक, उस क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक वो पहुंच पाता है, जिसके बाद में क्या होगा, रिपल्सिव जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और इसका पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को हम, जो यहाँ पर हमने किससे डिनोट किया है, एस से डिनोट किया है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। और यदि जो इसकी पाथ था, उस पाथ को हम आगे की ओर बढ़ाएं और उससे एक परपेंडिकुलर डालें हम, किस पर, इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, कहां से, न्यूक्लियस से। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि माना आवेशित कण प्रोटॉन या अल्फा है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आवेशित कण, ठीक है, हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, प्रोटॉन या अल्फा है, और जब ये चार्ज पार्टिकल अनंत दूरी से नाभिक की ओर आता है, तो क्या होगा, ठीक है, अनंत दूरी से जब ये नाभिक की ओर आ रहा होगा तो वहां पर क्या होगी, इसके पास में ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब ये से स्कैटर्ड होगा, यानी इस पोजीशन में क्या होगा, इसके पास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगे। ठीक है, तो यहाँ से नाभिक की ओर आता है, तो प्रारंभिक, तो प्रारंभ में उसकी, उसका वेग v नोट है, तथा प्रारंभ में केवल उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी।
गतिज ऊर्जा होगी ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ mv0 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा कि पार्टिकल्स के पास में इनिशियल कंडीशन के अंदर क्या होगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा उसके पास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि जब कण के प्रारंभिक पथ को आगे की ओर बढ़ाते हैं तथा उस पर एक परपेंडिकुलर हम किससे डालें, न्यूक्लियस से, नाभिक से डालते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे संघात प्राचल या इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर ठीक है, तो ये यहाँ से अपने पास में क्या हो गया कि इसे हम क्या कहेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर कहेंगे, और जिस मिनिमम डिस्टेंस तक पार्टिकल इसके पास में पहुंचा यानी उसके बाद में ये स्केटर हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, निकटतम पहुंच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसको लिख लें एक बार। ठीक है, तो यह यहाँ पे अपने पास में क्या है, उसकी जो इनिशियल डायरेक्शन है उससे उसके ऊपर क्या है, डाला गया परपेंडिकुलर है। अब क्या होगा कि यहाँ से अब आगे लिख लें इसको कि जब नाभिक इसके पास ये जब आवेशित कण नाभिक के पास पहुंचता है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन यानी उसकी दिशा और उसकी वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो हम लिख सकते हैं कि जब आवेशित कण नाभिक के पास पहुंचता है तो उसके वेग के दिशा तथा परिमाण दोनों परिवर्तित होते हैं। ठीक है, और तथा जिस निकटतम दूरी तक कण इसके न्यूक्लियस के पास पहुंच पाता है, नाभिक के पास पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं, उसे निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। आगे इसमें लिख लेंगे कि जब ये अपने पास में निकटतम पहुंच की दूरी तक पहुंचता है तो क्या हो जाएगा कि अब उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वेलोसिटी की, वो क्या हो जाती है, vc हो जाती है। और पहले क्या थी, इनिशियल v नोट थी, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल इसकी वेलोसिटी v नोट थी, उस टाइम क्या हो जाएगा, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो गया, एम वी नोट बी हो गया, ठीक है। और जब ये इसके पास से पहुंच रहा है तब वहां पर क्या हो जाएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम वी एस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अब थ्योरी लिख लेना इसकी, ठीक है, कि जब ये पास पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी vc होगी और एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम वी सी एस हो जाएगा। और पहले इसका एंगुलर मोमेंटम क्या था, एम वी नोट बी था। तो यहां से अपने पास में आ गया एम वी नोट बी इक्वल टू एम वी सी एस। ये किससे आया, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या रिलेशन आ गया, वी नोट इक्वल टू वी सी एस अपॉन बी, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू आ गई। या फिर हम vc की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, या vc इक्वल टू वी नोट बी अपॉन एस, ठीक है। अब क्या होगा कि जब पार्टिकल इसके पास में आ रहा है तो इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी पार्टिकल के पास में। इनिशियल कंडीशन में क्या थी, ओनली काइनेटिक एनर्जी थी। तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा, हम लिख सकते हैं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हाफ एम वी नोट स्क्वायर। इसके लिए लिख लेना कि जब पार्टिकल अनंत दूरी से इसकी ओर आ रहा था तो उसके पास में क्या थी, ओनली गतिज ऊर्जा थी और उसका मान क्या था, हाफ एम वी नोट स्क्वायर। और जब पार्टिकल इसकी निकटतम पहुंच की दूरी तक पहुंचता है तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी। और ऊर्जा संरक्षण से यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अपने पास में क्या होगा, हम क्या करेंगे, हाफ एम वी नोट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर होती है। तो यहाँ से नाभिक का जो आवेश है वो के जेड ई है, उसका आवेश क्यू है, अपॉन आर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम वी सी स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज रख दें हम इसके अंदर, हाफ एम वी नोट स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई क्यू अपॉन एस प्लस का हाफ एम वी सी स्क्वायर, वी नोट स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगी, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है अपने पास में, तो ये अपन क्या लिख सकते हैं इसको, के जेड ई क्यू अपॉन एस इक्वल टू हाफ एम वी नोट स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास में सारी वैल्यूज गिवन हो, यानी अगर हम क्या मान लें, के का मान हमारा फिक्स होता है, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है। जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा इसका, ई जो है वो चार्ज है, ठीक है। और क्यू भी क्या है, जो पार्टिकल है, अगर प्रोटॉन हुआ तब तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। और अगर अल्फा पार्टिकल है तो ये डबल हो जाएगा यहाँ से अपने पास में, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज अगर हमें गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, बी का मान निकाल सकते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर का मान, या फिर हमें इम्पैक्ट पैरामीटर गिवन हो तो हम एस का मान निकाल सकते हैं, ठीक है।
प्रकार क्या होगा कि जो स्कैटरिंग हो रही है यहाँ पर क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, इनिशियल जिस वेलोसिटी से वो आ रहा था उसके बाद में उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज हुई, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, इन चीजों को लिख लेना कि वीसी हमारा क्या था और वी नोट क्या है, बी क्या है और एस क्या है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है इसके एग्जाम्पल है ये। ठीक है,